Bismillahirrahmanirrahim. Students, my name is Ahmed Nadeem and I'm your teacher for statistics. उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपना और अपने पेरेंट्स का अच्छे से ख्याल भी रख रहे होंगे और कुछ स्टडीज़ भी चल रही होंगी। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। इसमें हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। फार्मूलाज आप ऑलरेडी याद कर चुके होंगे और इंशाल्लाह उन फार्मूलाज की मौजूदगी में हम आगे अपनी न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस को प्रोसीड करेंगे। तो चलिए बोर्ड की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि आज पहला क्वेश्चन कौन सा है। हाँ जी, प्रैक्टिस क्वेश्चंस के हवाले से पहला क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट फर्स्ट 4 मूवमेंट्स। कीवर्ड्स हमेशा की तरह देखते जाएं, याद करते जाएं। फर्स्ट 4 मूवमेंट्स और आप वो कहां से कैलकुलेट कर रहे हैं? अबाउट मीन। फर्स्ट 4 मूवमेंट्स अबाउट मीन आपने कैलकुलेट करने हैं, ये पहली उसकी इंस्ट्रक्शन है जी। फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट x इज इक्वल्स टू 10। ये है एक इंपॉर्टेंट जो है वो एरिया है जो आपको समझना है कि आपको ये तो क्लियर होगी बात कि आपको फर्स्ट 4 मूवमेंट्स अबाउट मीन कैलकुलेट करने हैं। इसका मतलब है कि मैं यहां इसको लाइन अप कर रहा हूं कि आपको कैलकुलेट करना है m1, आपको कैलकुलेट करना है m2, m3 और m4। क्लियर होगी बात? यानी कैलकुलेट फर्स्ट 4 मूवमेंट्स अबाउट मीन को आपने इस तरह लाइन अप कर लिया। ठीक है जी। आगे, फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट x इक्वल्स टू 10, यानी इसने आपको फर्दर ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है कि आपने 4 मूवमेंट्स अबाउट मीन तो कैलकुलेट करने हैं डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, लेकिन वो अबाउट x इक्वल्स टू 10 हो। तो मैंने आपको बताया था कि जब हम पढ़ रहे थे मूवमेंट्स के हवाले से, मूवमेंट्स की हमारे पास 3 टाइप्स हैं, मूवमेंट्स अबाउट मीन, मूवमेंट्स अबाउट ऑर्बिटरी ओरिजिन, और ऑर्बिटरी ओरिजिन के हवाले से भी हमने फर्दर उसको 2 पोर्शंस में डिवाइड किया था, और वो था मूवमेंट्स अबाउट ए एंड मूवमेंट्स अबाउट 0। ठीक है जी। सो अब यहां पर मूवमेंट्स अबाउट ए के हवाले से आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी गई है, यानी आपको ए की वैल्यू क्या दी गई है? हियर a इज इक्वल टू 10। जब a की वैल्यू 10 हो गई तो इसका मतलब है कि अब आप मूवमेंट्स अबाउट मीन डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते, जो इससे पहले भी हमने एक एग्जांपल में किया था। सो अगर a आपको मेंशन्ड है, a की वैल्यू गिवन है, तो फिर आप क्या करेंगे? आपको m1 बार भी कैलकुलेट करना है, आपको m2 बार भी कैलकुलेट करना है, m3 बार एंड m4 बार, ये सारी कैलकुलेशंस भी आप परफॉर्म करेंगे। क्वेश्चन को एक दफा फिर अंडरस्टैंड करें कि ये हमें कैसे पता चला। देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट अगर है कैलकुलेट फर्स्ट 4 मूवमेंट्स अबाउट मीन, तो फिर तो आप डायरेक्टली मूव करेंगे m1, m2, m3 के फॉर्मूलाज की तरफ। लेकिन चूंकि उसने अपनी इंफॉर्मेशन को और क्लैरिफाई कर दिया है, एक और सेगमेंट ऐड कर दिया है, वो क्या है कि फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट द x इज इक्वल टू 10। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसका मतलब है कि आपको पहले आपको मूवमेंट्स कैलकुलेट करने हैं अबाउट 10, यानी अबाउट a, और फिर इन मूवमेंट्स को यूज करके आपने पहुंचना है किसकी तरफ? मूवमेंट्स अबाउट मीन की तरफ। सो एक लिंक बन रहा है जिसको आपने फॉलो करना है और अच्छे तरीके से इसको अंडरस्टैंड करते हुए आगे की तरफ मूवमेंट करनी है। वेरी क्लियरली, अगर फर्स्ट 4 मूवमेंट्स अबाउट मीन के बाद कुछ ना लिखा हो, फिर तो आप डायरेक्ट स्टेटमेंट के मुताबिक अपने फॉर्मूलाज को अप्लाई करेंगे, जो फर्स्ट मूवमेंट का, सेकंड मूवमेंट अबाउट मीन, थर्ड मूवमेंट अबाउट मीन और फोर्थ मूवमेंट अबाउट मीन। लेकिन अगर उसने उस अपनी इंफॉर्मेशन को फर्दर आगे एक्सटेंड किया हुआ है और कोई और इंफॉर्मेशन दी हुई है, तो आपने चेक कर लेना है कि क्या कहीं ये मूवमेंट्स अबाउट 0 तो नहीं है, क्या मूवमेंट्स अबाउट ए तो नहीं है। अगर है तो फिर इसका मतलब है कि ये सेकेंडरी पोर्शन है आपका सॉल्यूशन का, ये आपका प्राइमरी एरिया है कि आपको सबसे पहले क्या करना है? m1 बार, m2 बार, m3 बार, m4 बार, चारों की वैल्यूज कैलकुलेट करके आपने जो है इनको यूज करना है और फिर यहां तक पहुंचना है।
सो इसको अच्छे तरीके से आपने अंडरस्टैंड करना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और अपनी कैलकुलेशंस को परफॉर्म करते हैं और देखते हैं कि हमारी कैलकुलेशंस आगे कैसे चलेंगी। जी देखिए, टेबल जो है वो बना हुआ है, ठीक है। एक्स की वैल्यूज आपको गिवन है 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ठीक हो गया। और एफ की वैल्यू यानी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी आपको गिवन है 1, 2, 5, 3, 2, 1। क्लियर होगी बात? अच्छा जी, अब फॉर्मूले के मुताबिक आपको क्या करना है, देखिए क्योंकि मूवमेंट्स अबाउट मीन तो कैलकुलेट करने हैं, लेकिन उससे पहले आपने मूवमेंट्स अबाउट 10 भी कैलकुलेट करने हैं। सो आप ये कह सकते हो कि हेयर d इज इक्वल टू x माइनस 10। d का फॉर्मूला था आपके पास x माइनस a, लेकिन अब चूंकि a की वैल्यू गिवन है 10, तो आपका d क्या बन गया, x माइनस 10। हेंस फिर क्या होगा जी, आपका m1 बार क्या होगा, m1 बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ डी ओवर सिग्मा एफ, ठीक है। m2 बार क्या होगा, सिग्मा एफ डी स्क्वायर ओवर सिग्मा एफ। m3 बार क्या होगा, सिग्मा एफ डी क्यूब ओवर सिग्मा एफ। और m4 बार क्या होगा, सिग्मा एफ डी 4 डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। अब आपने ये सारी कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी है, टेबल के मुताबिक आपको कैलकुलेशंस करके इनके सम्स निकाल के आपको यहां पुट अप करना है। यहां से आपको m1, m2, m3, m4 बार्स की वैल्यूज मिलेंगी और फिर आप इन वैल्यूज को उठाएंगे और नेक्स्ट m1 यानी मूवमेंट्स अबाउट मीन 1, m2 मूवमेंट्स अबाउट मीन 2 और m3 और m4 इसी तरह आप रिस्पेक्टिवली फाइंड करेंगे। तो चलिए पहले टेबल कंप्लीट कर लेते हैं कि टेबल के मुताबिक हमें सबसे पहले क्या रिक्वायर्ड है। हमें सबसे पहले d की वैल्यू चाहिए, क्योंकि d की वैल्यू ही f की वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी। d की वैल्यू को f की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो fd आएगा और इस तरह उसका सम फिर आगे फर्दर प्रोसीड होगा। सो देखिए x और f तो अवेलेबल है, हमारा फर्स्ट कॉलम जो जनरेट होगा वो होगा d का, और d आपको पता है क्या है जी, याद रखना है x की वैल्यू में से 10 को माइनस करना है। तो जरा देखिए क्या आ रहा है, x की पहली वैल्यू 5 है और d की वैल्यू क्या है 10, तो d का पहला आंसर क्या आ गया, -5। 5 माइनस 10 तो आंसर -5। अब 6 यहां पे लगाएंगे, 6 माइनस 10 -4। फिर 7 लगाएंगे, 7 माइनस 10 -3। फिर उसके बाद 8 जब पुटअप करेंगे तो -2 और उसके बाद 9 -1 एंड देन 0। इस तरह आपके पास डी का आंसर आ गया। अब अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला आप अपनी कैलकुलेशंस को परफॉर्म करते रहेंगे। डी की हर वैल्यू एफ की रिस्पेक्टिव वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी और ये एफ डी का कॉलम जनरेट होगा। हम हेडिंग्स पहले लिख लेते हैं कॉलम्स की। डी आपके पास कैलकुलेट हुआ है, तो उसके बाद क्या होगा, एफ डी, देन एफ डी स्क्वायर, उसके बाद एफ डी क्यूब एंड देन फाइनली एफ डी 4। ठीक हो गया जी। अब आपको उसके अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करना है। देखिए यहां पर मैंने कुछ चीजें डायरेक्ट भी की हैं, ये अब आपकी अपनी चॉइस है। आप अगर चाहते हैं कि डी का कॉलम अलग से कैलकुलेट करें, फिर एफ डी निकालें, फिर डी स्क्वायर कैलकुलेट करें, फिर एफ डी स्क्वायर निकालें, फिर डी क्यूब निकालें और एफ डी क्यूब कैलकुलेट करें, इट्स अप टू यू। आप अगर अपने कॉलम्स को एक्सटेंड करना चाहते हैं यू कैन प्रोसीड, लेकिन इट्स मच बेटर कि अपने टाइम को सेव करते हुए आप वो टेक्निक्स ऑप्ट करें कि जो आपके क्वेश्चन को इजीली इन टाइम सॉल्व करवा सके। सो इसलिए मैंने यहां पर एफ डी को सॉल्व करने के बाद डायरेक्टली जो है वो एफ डी स्क्वायर कैलकुलेट किया। वो कैसे करेंगे वो भी मैं आपको गाइड करूंगा ताकि आपको ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस का सामना ना हो। अच्छा जी, एफ डी कैसे आएगा, एफ डी, एफ की वैल्यू 1 है, डी की वैल्यू -5 है, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, -6। फिर उसके बाद 2 मल्टीप्लाई बाय -4 इज
minus 8, 5 3s are 15 minus 15, 2 3 2s are 6 minus 6, 2 1s are 2 minus 2 और ये 0 आ गया। ठीक है जी। अब आप क्या करेंगे, गौर कीजिए कि ये वैल्यू है आपकी एफ डी की। अगर इस वैल्यू में डी को मल्टीप्लाई कर दें, जरा गौर कीजिए कि एफ और डी ऑलरेडी मल्टीप्लाइड है। जरा यहां साइड पर देखिए कि अगर एफ डी मल्टीप्लाई हो रहे एफ मल्टीप्लाई बाय डी, तो एफ डी स्क्वायर क्या होगा, एफ मल्टीप्लाई बाय डी मल्टीप्लाई बाय डी, यानी डी 2 दफा है। सो इसका मतलब ये हुआ कि जो एफ डी की वैल्यू है, इसमें जब डी को मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर क्या आएगा, 30, 6 5s are 30। ठीक है, इसी तरह -8 मल्टीप्लाई बाय -4 इज 32, प्लस का 32 क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 15 3s are 45, 6 2s are 12, 2 1s are 2 and 0 0s are 0। क्लियर होगी बात। अब आगे चलिए एफ डी क्यूब। अब फिर वो कॉन्सेप्ट है बड़ा इंपॉर्टेंट कि एफ डी क्यूब को हम ऐसे नहीं लिख सकते, एफ डी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय डी। ठीक है ना, एक प्रोसेस ये भी है कि आप डी का क्यूब करें कैलकुलेटर पर और उसको एफ के साथ मल्टीप्लाई कर दें। ओके, लेकिन मैंने आपको कॉलम वाइज आगे कैलकुलेशंस के तरफ लेके जा रहा हूं कि आपने एफ डी स्क्वायर कैलकुलेट कर लिया। अब जस्ट आप 30 को क्या करें, डी के साथ मल्टीप्लाई करें, एफ डी क्यूब आ जाएगा। देखिए 30 मल्टीप्लाई बाय -5 इज -150। फिर उसके बाद 32 मल्टीप्लाई बाय -4 इज 128, माइनस का होगा क्योंकि माइनस का साइन आ रहा है। फिर उसके बाद 45 मल्टीप्लाई बाय -3 -135, 12 मल्टीप्लाई बाय 2 इज -24। फिर अब देखिए जरा यहां पर ये 0 कैसे जनरेट हुआ था हमारा, एफ डी स्क्वायर यानी डी की वैल्यू, एफ डी की वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करना था, तो यहां पर आंसर 2 आएगा। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं जो थ्रू लेक्चर्स ही मैं आपको गाइड कर रहा हूं, और ये आपने नोट किया होगा कि अक्सर हम क्वेश्चंस के अंदर इस तरह की मिस्टेक्स को डिस्कस करते हैं कि देखिए मैं फ्लो में चल रहा हूं और 0 यहां लिखना था लेकिन यहां लिख दिया। सो यही मिस्टेक्स होती हैं। अक्सर स्टूडेंट्स को क्वेश्चन के हवाले से, उसकी अंडरस्टैंडिंग के हवाले से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। उनको फॉर्मूला याद होता है, उनको ये पता होता है कौन कौन से कॉलम्स कैलकुलेट करने हैं, लेकिन क्या होता है कि फ्लो में या थोड़ा सा जल्दी में अक्सर कोई ना कोई एक नंबर मिस होता है और उसके बाद आपकी सारी कैलकुलेशन जो है वो रॉन्ग हो जाती है। सो वेरी केयरफुली आपने इस चीज को देखना है कि हमने एफ डी को डी से मल्टीप्लाई करना है, तो इट वुड बी 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 2, और चूंकि दोनों साइन नेगेटिव है ये पॉजिटिव हो गया। अब फिर इसको आपने किससे मल्टीप्लाई करना है, एफ डी स्क्वायर को आपने फिर डी से मल्टीप्लाई करना है, तो फिर आंसर क्या आ जाएगा, -2। अब देखिए ये एफ डी स्क्वायर है, ये डी है, ठीक है, तो 0 मल्टीप्लाई बाय 0, ये 0 ही रहेगा। लास्ट कॉलम की तरफ चलते हैं, एफ डी 4। सेम यही प्रोसेस होगा, जहां पर 3 है, अगर यहां पर मैं एफ डी की पावर 4 कैलकुलेट करना चाह रहा हूं, तो एफ डी क्यूब को मैं डी के साथ फिर मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। सो एफ डी 4 वो कैसे आएगा कि एफ डी क्यूब की वैल्यू को आप फिर डी से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आंसर आ जाएगा, ये माइनस है, ये माइनस है, प्लस हो जाएगा 750। फिर 128 को आप 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। कैलकुलेटर पर इसको देख लेते हैं कि कैलकुलेटर में क्या आ रहा है। 128 मल्टीप्लाई बाय 4, सो इट इज 512। फिर उसके बाद 135 को आपने 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, साइन जो है वो प्लस ही रहेगा, इट इज 405। फिर उसके बाद एफ डी क्यूब -24 और डी इज 2, तो ये आ जाएगा आपके पास 48। तो -2 मल्टीप्लाई बाय -1 इज 2 एंड अगेन दिस इज 0। अब आपको क्या करना है, इन सब कॉलम्स का सम चाहिए आपको,
वो क्या है जी, जरा एफ डी से स्टार्ट करेंगे। -6 -8 -15 -6 -2, it is -37। ठीक है जी, आगे चलें। एफ डी स्क्वायर 32, सॉरी फर्स्ट वैल्यू इज 30, 30 प्लस 32 प्लस 45 प्लस 12 प्लस 2 और प्लस 0, इट इज 121। नेक्स्ट इस कॉलम में आ जाइए, एफ डी के क्यूब को आप फाइंड करेंगे, इसके सम को, तो ये सारी वैल्यूज जो है वो माइनस की हैं। -150 -128 -135 -24 -2, इसका आंसर आ रहा है जी -439। नेक्स्ट लास्ट कॉलम है सम्स के हवाले से, 750 प्लस 512 प्लस 405 प्लस 48 प्लस 2, इट इज नाउ 1717। लें जी, आपकी कैलकुलेशन जो है वो मैक्सिमम कंप्लीट हो गई है। अब आपको सिग्मा एफ भी रिक्वायर्ड है। दिस इज 1 + 2 3 5 8 3 11 2 13 और 1 14। वेरीफाई जरूर किया करें। 1 + 2 3 और 3 6 5 11 11 और 1 12 और 2 14। नाउ इट इज वेरीफाइड। अब आपको क्या करना है, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है फॉर्मूले के अंदर और अपनी कैलकुलेशंस को फाइनल करना है जी। सिग्मा एफ डी इज -37 डिवाइडेड बाय 14। ठीक है, इसका आंसर देखिए, 37 डिवाइडेड बाय 14, इट इज -2.64। M1 bar completed. Now M2 bar, it is 121 divided by M2 bar, 121 divided by sigma F14 है जी, 121 divided by 14, 8.64. Now FD cube -439 divided by sigma F क्या जी, 14, 439 divided by 14, 31.36। उसके बाद आगे चलिए, लास्ट है जी 1717 divided by sigma F is 14, 1717 divided by 14 is equals to 122.65. So you have now values M1 bar, M2 bar, M3 bar and M4 bar. अब इन सब वैल्यूज को आपने रिलेशनशिप के अंदर पुटअप करना है और मूवमेंट्स अबाउट मीन कैलकुलेट करने, जो हमारा बेसिक जो है वो पर्पस था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, मूवमेंट्स अबाउट मीन के लिए। अब नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और अपनी कैलकुलेशन को फाइनलाइज करते हैं। जी स्टूडेंट्स, M1 का फॉर्मूला क्या था, आपको उम्मीद है कि सबको याद होगा, M1 बार माइनस M1 बार दैट इज इक्वल टू 0, और उसके बाद M2 का फॉर्मूला सेकेंड मूवमेंट अबाउट मीन, M2 बार माइनस M1 बार स्क्वायर। तो M2 बार क्या है जी आपके पास, आप बोर्ड की तरफ भी ध्यान रखें, 8.64। ठीक है, 8.64 को आप पुटअप करेंगे M2 बार की जगह पर, 8.64 माइनस M1 बार की वैल्यू है -2.64 और इसका स्क्वायर करेंगे। तो देखिए कैलकुलेटर पर सॉल्व करें, 8.64 माइनस
2.64 स्क्वायर। चूंकि ये स्क्वायर है इसलिए ये पॉजिटिव हो जाएगी, तो अल्टीमेटली ये बाहर माइनस हो जाएगा। तो फाइनली आपके पास जो आंसर एग्जिस्ट करेगा 1.67। दिस इज द वैल्यू ऑफ सेकेंड मोमेंट अबाउट मीन। नाउ थर्ड मोमेंट m3 बार, उसकी वैल्यू आपके पास क्या है जी? 31.36 माइनस 3 टाइम्स सेकेंड मोमेंट 8.64 इंटू फर्स्ट मोमेंट माइनस 2.64 और उसके बाद प्लस 2 टाइम्स m1 बार, इट इज माइनस 2.64 की पावर 3। ये बड़ा अहम पोर्शन है क्वेश्चन का, आपने अंडरस्टैंड करना है। एक भी साइन की गलती आपके सारे क्वेश्चन को रॉन्ग कर देगी। तो बहुत केयरफुली कि एक चीज देखनी है आपने कि माइनस 2.64 है इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर, और जब वो बाहर इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस हो जाएगा, माइंड इट। उसके बाद माइनस 2.64 की पावर 3 लेंगे तो वो माइनस हो जाएगा, और माइनस जब प्लस से इधर मल्टीप्लाई होगा तो इसका आंसर क्या होगा? ये भी नेगेटिव हो जाएगा। सो ये आंसर पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव बाहर आएगा, इधर इसको पॉजिटिव कर देगा, और यहां से जो एंड में है वो नेगेटिव होने की वजह से बाहर पॉजिटिव है, और वो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा। सो इस साइन को आपने बड़े अच्छे तरीके से क्लियरली माइंड के अंदर रखना है। तो देखिए हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय 8.64 मल्टीप्लाई बाय 2.64, तो आपका आंसर है जी 31.36 प्लस, क्योंकि माइनस माइनस हमने अभी डिस्कस किया, प्लस हो जाएगा 68.43, और माइनस क्या होगा जी? 2.64 की पावर हम लेंगे 3 और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ, इट इज माइनस 36.80। और अब हम फाइनल आंसर की तरफ जा रहे हैं m3 के। इट इज 31.36 प्लस 68.43 माइनस 36.80। तो इस तरह आपके पास 62.99 आंसर आ जाएगा थर्ड मूवमेंट अबाउट मीन के लिए। नाउ द डेंजरस कैलकुलेशन, ठीक है। अब ये थोड़ा सा रिलेशनशिप और बिल्टअप हो गया, इसलिए और ध्यान से आपने इसको देखना है। फोर्थ मूवमेंट है, इसको हम कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको और क्लियर नजर आ जाए। m4 बार क्या है जी? 122.65 माइनस 4 टाइम्स m3 बार इज 31.36, ठीक है। और उसके बाद प्लस 6 टाइम्स m2 बार क्या है आपके पास? 8.64 और m1 बार माइनस 2.64 की पावर 2 और माइनस 3 टाइम्स माइनस 2.64 की पावर 4। अच्छा जी, ये आपने 1 बाय 1 सारी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर दी हैं, ठीक है। इसको मैं अपनी पोजीशन चेंज करता हूं ताकि आपको इसकी इक्वेशन जो है वो बिल्कुल क्लियरली नजर आ सके। जी यहां से देखें, ठीक है। m4 की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट की, ठीक है। m3 की वैल्यू, m1 की वैल्यू। अब देखिए यहां पे एक छोटी सी मिस्टेक जो है वो जनरेट हो रही है कि हमने m3 के बाद m1 की वैल्यू को यहां सब्स्टिट्यूट नहीं किया। सो वेरी क्लियरली अगर यहां देखें तो m2 की वैल्यू है, m1 की वैल्यू है, इसी तरह m1 बार की वैल्यू यहां पर एग्जिस्ट करिए। ओके, इसका मतलब यहां से आपको थोड़ा सा इस ब्रैकेट के साथ m1 की वैल्यू को भी ऐड करना है, दैट इज माइनस 2.64 स्क्वायर। सॉरी यहां पे स्क्वायर नहीं है, यहां सिंपल m1 बार है, तो इसलिए ये जस्ट एक ब्रैकेट होगी, ठीक है। और
दूसरा एक बात कि m3 की वैल्यू जो है वो नेगेटिव है आपके पास, वेरी क्लियरली। और इसी तरह आपने इसको देखते रहना है कि आपके साइंस ओवरऑल यहां से, यानी जब आप क्वेश्चन को परफॉर्म कर रहे हैं तो जैसे जैसे आप आगे प्रोसीड करें तो एक एक दो दो स्टेप्स आप पीछे जरूर चेक करते रहें, देखते रहें कि किसी तरह कोई प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट हो रही साइंस के हवाले से। यहाँ चेक कर लीजिए कि m2 का जो है वो साइन पॉजिटिव है, m1 का साइन नेगेटिव है, ओके। अब यहाँ m3 बार जो है वो आप देखें, अगर तो m3 का साइन नेगेटिव है। अब इस एक नेगेटिव होने की वजह से आपके आंसर पर फर्क पड़ जाएगा। जरा देखिए क्या आता है। इन्हीं मिस्टेक्स के हवाले से मैंने आपको पहले भी गाइड किया था कि आपको जब परफॉर्मेंस करनी है तो बड़े अच्छे तरीके से किस तरह, यहां पर आपको इन मिस्टेक्स को गाइड करने का मकसद भी यही है कि आप जब परफॉर्मेंस कर रहे हैं तो इन पॉइंट्स का ख्याल रखें कि भाई इस तरह की मिस्टेक्स हो सकती हैं। तो जब इस तरह की मिस्टेक्स हो सकती हैं तो आपने इसको अपने मिस्टेक्स को किस तरह ठीक करना है, तो वो यही क्राइटेरिया है कि आप वन बाय वन जब जैसे आगे स्टेप हो तो एक दफा पीछे देख लें। देखिए फौरन हमारी दो मिस्टेक्स पकड़ी गई। कौन कौन सी? एक वो साइन के हवाले से और एक यहां पर हमने m1 बार जो है उसकी वैल्यू नहीं पुटअप की थी। सो इसको कैलकुलेट कर लें, वेरीफाई कर लें कि आंसर जो है वो हमारा कितना डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। -31.36 प्लस 68.43 -36.80। तो देखिए आंसर जो है वो आपका कहां से कहां तक मूव कर गया। इट इज जस्ट नाउ क्या जी 0.27, द हॉरिबल सिचुएशन। सो बी केयरफुल, बी केयरफुल। क्यों? क्योंकि इस तरह की मिस्टेक्स जो है इन क्वेश्चंस में होती हैं। आपको बताने का मकसद सिर्फ यह है दिखाना कि किस तरह आप अपनी प्रॉब्लम्स को इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए यहां पर अपनी कैलकुलेशंस को देखें कि हमने किस तरह आगे इसको, अब ये कैसे परफॉर्म करना है। यहां पर भी मैं यही गाइड करूंगा कि आप पहले ब्रैकेट को सॉल्व करें। ये फर्स्ट पोर्शन है, ये सेकंड पोर्शन और ये थर्ड पोर्शन। तो देखिए जी, ये माइनस है, ये भी माइनस है, प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस। इसका मतलब है यहां पर साइन जो है वो अल्टीमेटली माइनस का ही होगा। 122.67 माइनस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 31.36 मल्टीप्लाई बाय 2.64, तो इट इज 331.16। एक बात हो गई। प्लस देखिए यहां पे देखिए ये -2.64 है, इसका स्क्वायर होगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और फिर ये सारा पॉजिटिव ही रहेगा। 2.64 इसका स्क्वायर करना आपने, मल्टीप्लाई बाय 8.64 मल्टीप्लाई बाय 6, तो आपके पास आंसर एग्जिस्ट करेगा 361.30। और अब हम मूव कर रहे हैं आगे। -2.64 का जब इसकी पावर 4 लेंगे तो क्या होगा, ये नेगेटिव साइन पॉजिटिव हो जाएगा और पॉजिटिव नेगेटिव यहां पर नेगेटिव ही रहेगा। सो 2.64 रेज टू पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3, तो आपके पास आंसर होगा जी 145.73। अब ये एक स्मूथ और लीनियर टेंडेंसी बन गई है। तो अब यहां देखेंगे 122.65 माइनस 331.16 प्लस 361.30 और -145.73। तो इस तरह आप M4 की तरफ पहुंच गए, दैट इज 7.06। नाउ स्टूडेंट्स, फाइनली हमारे पास M1 का आंसर 0 था, M2 का आंसर क्या है जी 1.67, M3 का आंसर 0.27 और M4 का आंसर जो है वो 7.06 आ रहा है। क्लियर होगी बात? होप ये एग्जांपल आपको यहां समझ आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली एग्जांपल की तरफ, अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और देखते हैं कि अब नेक्स्ट हमारी कैलकुलेशन जो है वो क्या है जी। फर्स्ट 4 मोमेंट्स ऑफ अ सर्टेन डिस्ट्रीब्यूशन, यानी यहां उसने क्लियरली बोल दिया है फर्स्ट 4 मोमेंट्स आपको दिए हुए,
तो हम क्या करेंगे, m1 m2 m3 और m4। क्या ये बात सही है? बिल्कुल गलत है। क्यों भला? मैंने आपको पहले कहा कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करके आपने आगे मूव करना है। ऐसे नहीं करना कि जी फर्स्ट 4 मोमेंट्स ओके, इसका मतलब है m1 m2 m3 m4 दिए। देखिए अगर मोमेंट्स की बात हो रही है तो इसका मतलब है कि वो m1 बार, m2 बार, m3 बार और m1 m4 बार के बारे में भी बात कर सकते हैं। तो वो पता कैसे चलेगा कि मोमेंट्स अबाउट मीन दिए हुए या मोमेंट्स अबाउट आर्बिट्ररी ओरिजिन दिए हुए? तो उसको आपको जज करना पड़ेगा क्वेश्चन की स्टेटमेंट से। सो जब तक वो ये ना कहे क्वेश्चन के अंदर कि द फर्स्ट 4 like this first 4 moments of a certain distribution about mean are, then फिर आप ये लिख सकते हैं, अदरवाइज ये करेक्ट नहीं है। सो क्या करेंगे, दोबारा पढ़ेंगे। फर्स्ट 4 moments of a certain distribution about, look at that, x equals to 17.5। तो आप बताइए क्या ये मीन है? नो, दिस इज नॉट मीन। सो इसका मतलब है कि अब वो जो डिस्ट्रीब्यूशंस के हवाले से उन्होंने मूवमेंट्स दिए हुए हैं वो मीन मूवमेंट्स नहीं है। वो कौन से? m1 बार, m2 बार, m3 बार, m4 बार। सो अंडरस्टैंड करें कि हम क्या मिस्टेक्स करते हैं। स्टूडेंट्स के हवाले से मैं बात कर रहा हूं, आपके हवाले से, कि आप लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त किन बातों का ख्याल नहीं रख पाते और अक्सर अपना क्वेश्चन गलत कर जाते हैं। जैसे मैंने आपको ये एक रिहर्सल करा रहा हूं, जो कि अक्सर मैं अपने क्वेश्चंस के अंदर ये बातें आपसे डिस्कस करता हूं कि फौरन आप जो मिस्टेक कर रहे हैं वो किस तरह उसको जो है उसकी रेमेडी हो सकती है, किस तरह उसको रिमूव कर सकते हैं। सो देखिए अब m1 बार पहली वैल्यू क्या है जी? 0.3, सेकंड वैल्यू है 74, थर्ड वैल्यू है 45 और फोर्थ वैल्यू है 12125। इस तरह आपको 4 मोमेंट्स अबाउट x इज इक्वल टू 17.5 दे दिए गए। अब उसने कहा है चेक द पीकेटनेस ऑफ द डेटा। नाउ द इंपॉर्टेंट अगेन कि आपको फाइंड क्या करना है? पीकेटनेस। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि पीकेटनेस को हम कैसे फाइंड करते हैं। मूवमेंट्स रेशो के हवाले से ये बात हो रही है कि मूवमेंट्स रेशो में आपने पीकेटनेस को भी टेस्ट किया था, चेक किया था, और वो टर्म कौन सी थी? कर्टोसिस। सो कर्टोसिस जो है वो एक्चुअली यहां हम फाइंड करना चाह रहे हैं, और उसके लिए रेशो कौन सी थी? B2, और वो किसके इक्वल है? M4 डिवाइडेड बाय M2 स्क्वायर। यानी आपको फोर्थ मूवमेंट अबाउट मीन कैलकुलेट करना है और आपको सेकंड मूवमेंट अबाउट मीन कैलकुलेट करना है, और फिर आपको इस फॉर्मूले के अंदर पुट अप करके फाइनली बताना है कि पीकेटनेस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन या पीकेटनेस ऑफ द डेटा क्या है। सो चलिए आप देखते हैं, M2 की तरफ चलते हैं। पहले M2 का फॉर्मूला है M2 बार माइनस M1 बार। तो इसका आंसर देख लीजिए, 74 माइनस 0.3 का स्क्वायर। तो कैलकुलेटर पे देख लें, 74 माइनस 0.3 स्क्वायर, सो इट इज 73.91। M2 आपका कैलकुलेट हो गया। अब इसी तरह M4 आपने कैलकुलेट करना है, दैट इज M4 बार माइनस 4 टाइम्स M3 M1 बार प्लस 6 टाइम्स M2 बार M1 बार स्क्वायर और माइनस 3 टाइम्स M1 बार का जो पावर है वो 4 है। अच्छा जी, अब वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दें। M4 बार क्या है जी आपके पास? 12125 माइनस 4 टाइम्स M3 बार क्या है जी? 45 और M1 बार क्या है? 0.3 प्लस 6 टाइम्स M2 बार क्या है? 74 इंटू M1 बार आपके पास क्या है? 0.3 और इसका आपने स्क्वायर लेना है, माइनस 3 टाइम्स M1 बार 0.3 की पावर 4। अब कैलकुलेटर पर आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? 12125 माइनस 4 टाइम्स 45 टाइम्स 0.3 प्लस 74 मल्टीप्लाई बाय 0.3 की पावर 2 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 0.3 रेज टू पावर 4। इस तरह आपके पास जो आंसर एग्जिस्ट करेगा वो क्या हो जाएगा जी?
12077.63। क्लियर होगी बात? अब जस्ट क्या करना है, M2 और M4 की वैल्यू आपने B2 के फॉर्मूले में पुटअप करनी है। देखिए क्या होता है आंसर, 12077.63 divided by M2 square, it is 73.91 square। तो देखें अब फाइनल आंसर क्या आ रहा है, 12077.63 डिवाइडेड बाय 73.91 और इसका स्क्वायर आप लेंगे। सो आपके पास आंसर आ रहा है जी 2.21 B2। जरा अपनी मेमोरी को रिवाइज करें और बताएं कि B2 का आंसर जो आया है 2.21, ये क्या शो कर रहा है कि पीकेडनेस ऑफ द डेटा क्या होनी चाहिए। देखिए हमने डिस्कस किया था कि B2 का आंसर 3 के साथ कंपेयर करते हैं। अगर 3 से आंसर ज्यादा हो तो लेप्टोकर्टिक, अगर 3 के इक्वल हो तो मेसोकर्टिक, और अगर 3 से कम हो तो प्लेटिकर्टिक। तो देखिए ये आंसर 3 से कम है, तो यहां लिख दें बेशक, as B2 is less than 3, so given data shows it is प्लेटिकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है जी। सो आप गौर कीजिए कि यहां पर हमें M1 और M3 की वैल्यू, ये दोनों वैल्यूज रिक्वायर्ड नहीं थी, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट थी पीकेडनेस ऑफ द डेटा, और उसके लिए सेकंड मूवमेंट अबाउट मीन और फोर्थ मूवमेंट अबाउट मीन रिक्वायर्ड था। दैट्स इट, वो हमने फाइंड कर लिया, हमें बाकी फाइंड करने की जरूरत नहीं है। क्लियर होगी बात? होप आज का लेक्चर आपके लिए काफी ज्यादा मुश्किल तो है लेकिन इंटरेस्टिंग भी होगा। उसकी वजह यह है कि आपने डिफरेंट कॉलम्स को कैलकुलेट किया, आपने डिफरेंट फार्मूलाज को इस्तेमाल किया और अपनी कैलकुलेशंस को परफॉर्म किया। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, आपने अपने एरर्स को भी अंडरस्टैंड किया कि क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए किस तरह के एरर्स प्रोड्यूस हो सकते हैं, और हमने उन एरर्स को किस तरह चेक करते हुए उनको खत्म करना है। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए और इन क्वेश्चंस को दोबारा प्रैक्टिस करें। अल्लाह हाफिज।